नमस्ते सर, अवस्तले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 अल्फा नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर होंगे ऑटोनॉमस ड्रोन। आर्मीनिया ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया और 2024 के लिए लगभग $1.37 बिलियन आवंटित किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सर्वोच्च बलिदान के लिए 2 वीर गति को प्राप्त जवानों को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। भारत अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ग्राउंड सिस्टम को फिलीपींस को एक्सपोर्ट करेगा, जो कि 4 फरवरी को की जाएगी और मार्च के महीने में क्रूज मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष ने कहा कि 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का पहला ऑर्डर इस साल के अंत से पहले दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ चुके हैं और गणतंत्र दिवस के दौरान वो हमारे मुख्य अतिथि है। लेकिन इस दौरान और भी कई सारी बातें होने वाली है दोनों देशों के बीच में, जहां पर अब बात आई है 6th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को लेकर। और अगर ये समझौता किया जाता है और इसकी घोषणा होती है तो ये एक ऐतिहासिक घटना होगी। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो कहती हैं कि भारत के AMCF फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए 6ठी पीढ़ी के इंजन का विकास भारत फ्रांस के साथ मिलकर कर सकता है और फ्रांस को अपना भागीदार घोषित कर सकता है। और ये वर्तमान में एक और महत्वपूर्ण कदम है राफेल पार्टनरशिप के बाद, जिसमें भारत का लक्ष्य है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करना और अत्याधुनिक इंजन टेक्नोलॉजी के लिए साफरान के साथ सहयोग रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए भारत की खोज में एक बड़ी छलांग का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि ये जो जॉइंट वेंचर होगा भारत और फ्रांस के बीच में इंजन को लेकर, वो मौजूदा M88 इंजन पर नहीं होगा जो कि राफेल को पावर देते हैं। इसके बजाय डीआरडीओ का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE और सैफरान बिल्कुल जमीन से एक नया 110 किलोन्यूटन से लेकर 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के नए इंजन को तैयार करेंगे। ये नया कोर एक ट्रू 6th जनरेशन का पावर हाउस होने का वादा करेगा, जो न केवल AMCA को आगे बढ़ाता है बल्कि संभावित रूप से ही 40 साल के अनुमानित उत्पादन के साथ भविष्य की और भी अधिक उन्नत फाइटर जेट को पावर प्रदान करेगा। और इस नए इंजन को भारत अपने तेजस मार्क 2 और TEDBF फाइटर जेट में भी लगाएगा, क्योंकि 10 साल के बाद अमेरिका के F414 इंजनों को भारत बदलने की योजना बना रहा है। इसीलिए इंडो फ्रेंच इंजन के लिए एक और संभावित रास्ता खोलता है और फ्रांस भी एक बिल्कुल नया इंजन बनाना चाहता है और उसके लिए उसे एक मजबूत पार्टनर की जरूरत है, जो कि भारत उसका बनेगा। यही नहीं दोस्तों, ये जॉइंट वेंचर एक रणनीतिक महत्व भी रखता है। ये विदेशी इंजन आयात पर भारत की निर्भरता को कम कर देगा। इसके अलावा भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर इंजन को दोनों देश मिलकर बना रहे हैं भारत में। अब जेट इंजन की बारी शुरू हो गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस में पूर्व भारतीय राजदूत मोहन कुमार ने कहा कि भारत को केवल अपनी घरेलू जरूरतों के लिए राफेल फाइटर जेट के निर्माण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उच्च तकनीक वाले रक्षा उपकरणों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारत की मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग भी होगी, जो कि भारत को एक रक्षा आयातक से एक निर्यातक में बदल देगी। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मिस्र के बाजार भारत में बनने वाले राफेल के लिए एक संभावित मार्केट भी है, जो कि एडवांस फाइटर जेट्स को आगे भविष्य में और खरीदेंगे। इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस के पास राफेल फाइटर जेट्स बनाने की जो असेंबली लाइन है, उसमें भी सीमित संख्या में राफेल फाइटर जेट्स बन सकते हैं। लेकिन अगर एक और प्रोडक्शन लाइन भारत में शुरू होती है तो ये वाकई में फ्रांस के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंज होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राफेल फाइटर जेट की डिमांड बढ़ रही है और उसे टाइम पर डिलीवर करना फ्रांस के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन भारत में अगर राफेल फाइटर जेट बनते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से बनते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और फ्रांस दोनों के महत्व को बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व राजदूत ने बताया कि भारत को वैश्विक रक्षा निर्यातक के रूप में बदलना चुनौतियों से भरा नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक टेक्नोलॉजी बुनियादी ढांचे का निर्माण और एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित करना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार के जटिल जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो से निपटने के लिए एक बेहतर कूटनीतिक चाल चलने की भी आवश्यकता होगी। एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने से भारत की न केवल आर्थिक और तकनीकी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर इसका रणनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वीर कामत जी ने बताया कि पाकिस्तान और चाइना के साथ सीमाओं पर तैनाती के लिए 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि अटैक्स का पहला ऑर्डर इस वित्तीय वर्ष 2024 के अंत से पहले दे दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अटैक्स पहले ही सभी परीक्षण पूरे कर चुकी है और हमारा अनुमान है कि करीबन 307 तोपों के लिए
ऑर्डर 31 मार्च से पहले दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्वदेशी 155 mm/52 कैलिबर हवलदार तोप को डीआरडीओ ने 2 निजी भागीदारों यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्स के साथ मिलकर विकसित किया था। डॉक्टर कामत जी ने बताया कि डीआरडीओ हमेशा उद्योगों का समर्थन करता रहा है। हमारे विकास चरण के दौरान हमने एमएसएमईज और छोटे उद्योगों के साथ काम किया और पिछले 7 से 8 वर्षों में हमने डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर अवधारणा को शुरू किया। तो हम डिजाइन और विकास चरण से पहले ही सिस्टम इंटीग्रेटर्स के रूप में भी उनके साथ काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस को अपने स्वदेशी कावेरी इंजन से पावर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है और इस इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करते हुए 450 लो प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स और 150 वैन एलपीटी सब असेंबलीज की खरीद के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने जारी किया है। इन कंपोनेंट्स को विशेष रूप से कावेरी इंजन के 80 किलोन्यूटन संस्करण के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बेहतर थ्रस्ट के लिए आफ्टर बर्नर मॉड्यूल भी शामिल है। यह आफ्टर बर्नर एलसीए तेजस एलएसपी विमान पर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर परीक्षणों से गुजरेगा, जिससे तेजस फ्लीट में भविष्य के इंटीग्रेशन का मार्ग भी प्रशस्त होगा और एक बार चालू हो जाने के बाद कावेरी इंजन से 52 किलोन्यूटन का प्रभावशाली ड्राई थ्रस्ट उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसे आफ्टर बर्नर की सहायता से 81 किलोन्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है। और ये थ्रस्ट आउटपुट दोस्तों अमेरिकी F404 इंजनों को टक्कर देगा, जो वर्तमान में एलसीए तेजस मार्क 1A विमान को पावर दे रहे हैं, जिससे कि कावेरी इंजन भविष्य के तेजस वेरिएंट के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाएगा। कावेरी इंजन की सफलता तेजस एलएसपी एयरक्राफ्ट पर इसके परीक्षणों पर निर्भर करती है। भारतीय मौसम की स्थिति के तहत प्रत्याशित यानी कि एंटिसिपेटेड 81 किलोन्यूटन थ्रस्ट का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जो इंजन की क्षमता को प्रदर्शित करेगा और भविष्य में इंजन स्वैप या अन्य लड़ाकू विमानों में तेजस मार्क 1A बेड़े में इसकी संभावित उपयोग का मार्ग भी साफ करेगा। वहीं F404 इंजनों को स्वदेशी कावेरी इंजन से सफलतापूर्वक बदलना भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व भी रखता है और यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करेगा। इसके अलावा विमान रखरखाव और अपग्रेडेशन पर भी अधिक नियंत्रण प्रदान करेगा और महत्वपूर्ण एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। दरअसल एलपीटी कंपोनेंट्स के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, वो कावेरी इंजन की जटिल पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा दर्शाता है। जीटीआरई ने हाई प्रेशर टरबाइन डिस्क सहित कई अन्य सब सिस्टम के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की है, जो इंजन को असेंबल करने के लिए जीटीआरई के दृष्टिकोण का संकेत देती है। आने वाले महीने अब कावेरी इंजन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। रूस में ड्राई कावेरी इंजन का सफल परीक्षण और तेजस एलएसपी पर परीक्षण इंजन के भविष्य का निर्धारण करेगा। जैसे ही जीटीआरई सावधानी पूर्वक कंपोनेंट्स की खरीद करता है और वो परीक्षणों के तैयार होते हैं, कावेरी इंजन तेजस को पावर देने के करीब पहुंचता जाएगा, जो स्वदेशी एरोस्पेस कौशल के लिए भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि लगभग 4.94 करोड़ रुपए मूल्य के डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों को या तो शामिल किया गया है या फिर रक्षा अधिकरण परिषद से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान हुई है। उन्होंने बताया कि विकास अब पहले की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि 60% या 70% से अधिक उत्पाद पिछले 5 से 7 सालों में शामिल किए गए हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये दर और आगे बढ़ेगी। इसके अलावा वी कामत जी ने बताया कि डीआरडीओ की तरफ से अब तक जिन हथियारों का उत्पादन हो रहा है उन्हें सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाएगा। डीआरडीओ प्रमुख ने आगे बताया कि एलसीए मार्क 1A, अर्जुन MK1A, QRSAM के अलावा और भी कुछ हमारी मिसाइलें हैं जिन्हें जल्द ही आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने कल अपने जंगी जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बता दें कि ये ब्रह्मोस का ER वेरिएंट है, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल। इस टेस्ट के दौरान इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया गया है। बता दें कि ये लैंड अटैक वर्जन थी, यानी कि युद्धपोत से जर्मनी टारगेट पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज करीबन 800 किलोमीटर बताई गई है। टेस्ट के दौरान भी इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हिट किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसके तहत करीबन 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाई जानी है, उसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि इस प्रोग्राम की डिटेल्स क्लासिफाइड रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी जो पब्लिकली बताई गई है इस बारे में, उसमें कहा गया है कि ये जो फॉर्मेडेबल सबमरीन प्रोग्राम है वो अपने डेवलपमेंट फेज में पहुंच चुका है। इसका नेक्स्ट जनरेशन स्टाइल डिजाइन,
एंड कोई कोटिंग और स्पेशल शेप्ड हल्स होंगे जो कि सोनिक और रडार सिग्नेचर को कम करेंगे और ये दुश्मनों के लिए बिल्कुल अनडिटेक्टेड होगी। बता दें कि इन पनडुब्बियों में ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन्स भी शामिल किए जाएंगे। एसएसएन के ऑनबोर्ड में ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमता दोनों होगी। इसके अलावा इसमें काउंटर माइन वॉरफेयर और डिकॉय रिसेप्शंस भी होंगे। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।